हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से आपके जो आगामी परीक्षा है जो कि जुलाई में प्रस्तावित है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और लगभग आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही आधारित होता है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम को पहली बार में ही क्रैक करना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज हम सेकेंड पेपर के CDP को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके फर्स्ट पेपर में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो अगर आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन नंबर से पास करना है तो आपके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक रामबाण की तरह काम करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, जो है कि निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। यानी कि पहला प्रश्न आपका दिया गया है कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत से संबंधित। वर्णन क्या है आपके सामने कि अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। यहाँ पर विकल्प है आपके सामने। विकल्प संख्या 1 है कि यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास है, दूसरा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास है, तीसरा है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है और चौथा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि ऐसी अवस्था जिसमें हम ऐसे नियमों का पालन करते हैं और उल्लंघन करते हैं जो सार्वभौमिक नैतिकता के लिए परायण हो, परिचायक हो, सहायक हो। यानी कि यहाँ पर हम समाज के बने बनाए कुछ नियमों को तोड़ते भी हैं और कुछ नए नियमों को बनाते भी हैं। ऐसे जो अवस्थाएं हैं वे किस गुण को प्रदर्शित कर रही हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या आपकी राइट हो जाएगी 4, यानी कि सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्योंकि हम संपूर्ण मानवता के लिए जो वैध है उस विकल्प को चुनेंगे, उस कार्य को करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे आपको बता सकते हैं सती प्रथा का अंत। तो ये सती प्रथा का अंत हुआ, जो कि एक सामाजिक व्यवस्था थी, और इसका अंत क्यों किया गया? क्योंकि इससे पूरा समाज लाभान्वित हो रहा था। तो ऐसी कुछ प्रथाएं हैं जिनका हम अंत करते भी हैं और उसके लिए एक नई कानून व्यवस्था का निर्माण भी करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 2, और जिसमें कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, या आपको इंग्लिश भी देखना है तो आप इस तरीके से चलेंगे कि आप दोनों ही वर्जन में आसानी से देख पाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? विकल्प 1 है आपके सामने सजीवात्मक चिंतन, विकल्प 2 है सुरक्षित रखने की योग्यता, विकल्प 3 है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और विकल्प 4 है द्वितीयक वर्तुल क्रियाएं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह क्या हो जाएगा कि मूर्त क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत कौन से कौशल देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर देखने को मिलता है सुरक्षित रखने की भावना, एबिलिटी ऑफ कंजर्व। तो विकल्प संख्या 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने स्तर बताए थे? तो 4 स्तर बताए थे, जिसमें इन्होंने पहला स्तर बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था, जिसे कि इंद्रिय जनित कामिक अवस्था भी कहते हैं, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि बच्चा जो है संपूर्ण कार्यों को किसके अनुसार करता है? तो अपनी इंद्रियों के सहयोग से करने में सक्षम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? यानी कि जीन पियाजे हो गए या आपके वाइगोस्की हो गए, ये जो संरचनावादी अधिगम है इसको किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं, किस रूप में देखते हैं? तो विकल्प 1 हो जाएगा आपका कौशलों का अर्जन, विकल्प 2 है प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, विकल्प 3 है निष्क्रिय आवृत्ति और प्रक्रिया, विकल्प 4 है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। जीन पियाजे या लेव वाइगोस्की संरचनावादी अधिगम यानी कि करके सीखने को इस प्रकार से देखते हैं कि बच्चा उसमें स्वयं से एक्टिव हो रहा है और उसके बाद खुद ही अर्थपूर्ण प्रक्रिया का निर्माण कर पा रहा है। तो विकल्प 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं
दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है? यानी कि हम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें पुरुष और महिलाओं के गैर परंपरागत भूमिकाएं, जो उनकी परंपरागत भूमिकाओं से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि उसके विपरीत है। तो इस प्रकार का कार्य हम किस प्रभावी रणनीति के लिए कर रहे हैं? विकल्प आपका एक हो जाएगा लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, और चौथा हो जाएगा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि यहाँ पर हम रूढ़िवादिताओं को, लैंगिक जेंडर को क्या कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, उन्हें चुनौतियाँ दे रहे हैं। यानी कि महिलाएं परंपरागत कार्य में ही नहीं बल्कि अन्य कार्यों में भी सहभागिता कर सकती हैं। ऐसे उदाहरणों का हम क्या कर रहे हैं? कलेक्शन कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? विकल्प एक है आपके सामने, यानी कि कुछ कथन है, उसके बाद आपको विकल्प को चुनना होगा। फर्स्ट है मीडिया, सेकंड है विद्यालय, थर्ड है परिवार और फोर्थ है पास पड़ोस। अब विकल्प आपको जो चुनने हैं सामाजिकरण के लिए, ध्यान रखेंगे सामाजिकरण में कौन भूमिका निभाते हैं। तो विकल्प संख्या 3 और 1 सही है, विकल्प संख्या 2 और 3 सही है, विकल्प संख्या 1, 3, 4 सही है, विकल्प संख्या 1, 2, 3, 4 सही है। तो अब फटाफट से आप अपना सही उत्तर का चयन करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका विकल्प संख्या 4, यानी कि 1 मीडिया सामाजिकरण में भूमिका अदा करती है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है और पास पड़ोस भी करता है। यानी कि सभी चीज़ें मिलकर के हमारे सामाजिकरण का विकास करती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 6, और प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? विशेषताएं क्या हैं, कैसे हम वर्गीकरण का पता लगा पाएंगे? तो पहला है, आपके सामने विशेषता दी गई है कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। एक व्यक्ति है जिसके अंतर्गत वह किसी ऐसी क्षमता पाई जाती है कि वह दूसरों की मनोदशा को समझ लेता है, उनके स्वभाव को समझ लेता है, प्रेरणा तथा अभिप्राय क्या है इसे भी उचित तरीके से समझ सकता है। तो ऐसा करने की जो योग्यता है उसके अंतर्गत वह किस बुद्धि के अंतर्गत आएगी? विकल्प 1 है प्रकृतिवादी, विकल्प 2 है अंतर्वैयक्तिक, विकल्प 3 है अंतरावैयक्तिक और विकल्प 4 है नैदानिक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि अंतर्वैयक्तिक। वह अंदर की चीज़ों को, उसके मन की चीज़ों को समझने में सक्षम है, इसलिए उसकी जो बुद्धि होगी वह अंतर्वैयक्तिक होगी। विकल्प संख्या 3 आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गार्डनर जो कि बहुबुद्धि का सिद्धांत देते हैं, कहते हैं कि जो बुद्धि है वह बहुत प्रकार के सिद्धांतों से मिलकर के बनी है और एक ही व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धियां पाया जाना संभव है। अगला प्रश्न है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए? विकल्प 1 है बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना या नाम देना। विकल्प 2 है कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। विकल्प 3 है समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। विकल्प 4 है बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। तो हमें क्या करना है? बच्चों का मूल्यांकन करना है, जिसके लिए हमें उन्हें किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत नामित नहीं करना है। नाम देने वाले प्रत्येक विकल्प आपके गलत होते हैं। तो यहाँ पर जब हम सही उत्तर का चयन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना भी मूल्यांकन का एक कारण होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी प्रगति और अधिगम परिवर्तन क्या हो रहे हैं इनके बारे में भी पता करना चाहिए और उनके चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में उनके माता पिता के साथ भी चर्चा करनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ जो राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 3, यानी कि कथन 2, 3 और 4 सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? विकल्प 1 है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम, विकल्प 2 है प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, विकल्प 3 है मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, विकल्प संख्या 4 है बाह्य प्रेरणा एवं एक रूप मूल्यांकन
मानदंड। तो प्रगतिशाली शिक्षा की अवधारणा के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। मानक या निर्देशन मूल्यांकन किसी भी चीज़ का मानक निर्धारित नहीं करना है, क्योंकि सभी की क्षमताएं एक जैसी नहीं होती हैं। बाह्य प्रेरणा नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा को ही हमें सर्वोपरि रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तक अधिगम केंद्रित नहीं बल्कि कैसी होनी चाहिए, बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास रखने वाली प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में ही हमें प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जिसमें कहा गया है कि विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। विकास की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती हैं। विकल्प 2 है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। विकल्प 3 है शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। विकल्प 4 है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प संख्या 4, क्योंकि यहाँ पर पर्यावरण और आपके जो वंशागत कारक हैं दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। तो विकल्प संख्या 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, और जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकल्प 1 है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। बिल्कुल ठीक है, सभी व्यक्ति की जो विकास की दर होती है वह अलग अलग होती है। दिशा एक हो सकती है लेकिन दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा बहुत जल्दी चलना प्रारंभ कर देता है तो कोई बच्चा कुछ समय के बाद चलना प्रारंभ करता है। किसी का भाषा विकास जल्दी होता है तो किसी का भाषा विकास कुछ उम्र के बाद में होता है। अगला विकल्प है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ये भी ठीक है, तुलना करने पर अगर हम देखते हैं तो विकास एक क्रम में होता है। जैसे सबसे पहले हमारे केंद्रीय जो पक्ष हैं, छाती यानी कि वक्ष के पास के जो अंग हैं उनका विकास पहले होता है, कंधों का विकास होना, उसके बाद हमारी हड्डियों का और धीरे धीरे हथेलियों का और फिर हमारी उंगलियों का, यानी कि केंद्रीय से विकेंद्रीकरण की ओर हमारा जो विकास है वह चलता है, एक क्रम से चलता है। नेक्स्ट है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, यानी कि घटता है। और अगला है आपका विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो देखिए विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, तो ये भी बात ठीक है, यानी कि जो विकास है वो समय के साथ ही हमें दिखाई देता है। पहले से हम उसका कोई सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम उसका ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं लेकिन हम पूर्णतया नहीं कह सकते कि आगे होने वाला विकास ऐसा ही होगा। ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम धीरे धीरे समय के साथ विकास की क्रियाएं घटित होती रहती हैं। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका गलत दिया गया है वह 4 गलत दिया गया है कि सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऐसा गलत है, क्योंकि जन्म के समय हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि ये बच्चा कितने माह कितने दिन के उपरांत चलना प्रारंभ करेगा या कितने माह के बाद ये बोलना प्रारंभ करेगा। तो इस तरीके की जो भविष्यवाणियां हैं वह सटीकता से नहीं की जा सकती हैं। तो विकल्प 4 ही आपका गलत था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है। जो शिक्षक हैं वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक बातचीत करते हैं या अधिक कह सकते हैं घुल मिल के रहते हैं, विवेचना करते हैं, पारस्परिक क्रियाएं करते हैं। ऐसा क्यों होता है। विकल्प 1 है लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। बिल्कुल नहीं, लड़के और लड़कियों में किसी भी प्रकार से आप क्षमता को बांट नहीं सकते हैं। अगला है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। ऐसा भी नहीं है। विकल्प 3 है यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका कि कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है, लड़के और लड़कियां, इसमें कोई जेंडर भेद की बात नहीं है, बल्कि किसी को भी नियंत्रित करना एक विधि पर निर्धारित करता है, ना कि किसी लड़के या लड़की के जेंडर पक्षपात पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जिसमें कहा गया है कि एक समस्या को एक मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। देखिए पहले तो हम समझ लेंगे अभिसारी और अपसारी। तो अभिसारी का क्या अर्थ होता है और अपसारी का क्या अर्थ होता है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो अभिसारी को ऐसे याद रखेंगे, यानी कि अभी अभी, बिल्कुल तुरंत। तो तुरंत ही उन्हीं चीज़ों का आप आंसर दे सकते हैं जिनको आपने रटंत तरीके से, आपने जो कह सकते हैं तुरंत ही
स्मृति में कैद कर रखा है। जैसे हम आपसे नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप तुरंत ही जवाब दे सकते हैं। आपके राष्ट्रपति का क्या नाम है, आप तुरंत जवाब दे सकते हैं। आपके पास किस विषय की कॉपी क्या आपके पास हिंदी विषय की कॉपी है या नहीं है, तो आप जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम आपसे पूछ लेते हैं कि यदि आपके पास हिंदी की कॉपी ना होती तो आप क्या करते, तो इसका उत्तर एक नहीं हो सकता है, बल्कि इसके उत्तर अनेकों हो सकते हैं और सभी बच्चे के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं और कुछ समय के बाद ही वह उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। इसका कोई एक रटा रटाया बधा बधाया उत्तर नहीं होता है। तो अभिसारी जिनके उत्तर हम एक शब्द में दे सकें या जिनके उत्तर निश्चित होते हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अपसारी का अर्थ होता है कि किसी ऐसे सवाल का उत्तर देना, ऐसी समस्या को हल करना जो एक ही हल नहीं बल्कि उसके अलग अलग हल प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार की समस्या समाधान का जो कौशल है, इसको आप किस प्राथमिकता की विशेषता बताएंगे। विकल्प एक है अहम केंद्रित बच्चों की ये विशेषता होती है। विकल्प दो है क्षतिग्रस्त बच्चों की यही विशेषता होती है। विकल्प तीन है सृजनात्मक बच्चों की यही विशेषता होती है और विकल्प चार है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की ये विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या तीन, यानी कि सृजनात्मक बच्चों के अंतर्गत ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। सृजनात्मक का अर्थ होता है किसी भी चीज़ का सृजन करना, बनाना, और बनाने में हम कई गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर आपकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। जैसे कि क्रिएटिविटी सृजनात्मकता के अंतर्गत आ जाता है, किसी भी कार्य को नए नए तरीकों से, विविध तरीकों से संपूर्ण करना। तो ये किसके अंतर्गत देखने को मिलता है, अपसारी चिंतन सृजनात्मक बच्चों के अंतर्गत। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि जो अपसारी चिंतन है वह आपका प्रतिभाशाली बच्चों में कम देखने को मिलता है, बल्कि ये सामान्य बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रतिभाशाली बच्चों के अंतर्गत आपका कौन सा पाया जाता है, अभिसारी चिंतन। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। यानी कि बच्चा कैसा है, तो दृष्टि बाधित है, उसके साथ एक शिक्षक कार्य कर रहा है, तो उसे किस अनुदेशन का पालन करना चाहिए, किसके अनुकूल रहना चाहिए। विकल्प एक है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट है आपके सामने कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। तो जब बच्चा दृष्टिहीन है तो उसके सामने दृश्य प्रस्तुतियाँ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है स्वयं अभिविन्यास, ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, तो वह देखने में अक्षम है, इसलिए ये भी गतिविधि आपकी गलत होगी। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि वह दृष्टिबाधित है, इसलिए लिखित कार्य में भी वह संपूर्णता से अपना 100% देने में सक्षम नहीं होगा। तो विकल्प संख्या एक ही आपकी क्या होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। यानी कि हमें शिक्षा को कैसे उपयोग करना चाहिए जब हम एक साथ सहयोगात्मक रूप से सीख रहे हों और हम सभी एक ही उम्र के साथी हों। तो ऐसी समावेशी कक्षा में हमें किस प्रकार से शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए, कैसे उसे आगे बढ़ाना चाहिए। विकल्प एक है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। विकल्प दो है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। विकल्प तीन है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। विकल्प चार है प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों का हमें कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा प्रयोग करना चाहिए। तो विकल्प चार आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें दिया गया था प्रयोग नहीं करना चाहिए। कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा करना चाहिए। सक्रिय रूप से हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए, तो विकल्प दो भी आपका गलत हो जाएगा। और विकल्प संख्या एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण एक समावेशी कक्षा में हो, इसलिए हमें सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करना चाहिए और इसे हमें सक्रिय रूप से आगे भी बढ़ाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एक समावेशी कक्षा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। विकल्प एक है एक रूप निर्देश। विकल्प दो है मानकीकृत परीक्षण। विकल्प तीन है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। विकल्प चार है विशिष्ट शिक्षा योजना। तो समावेशी कक्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है वह क्या होता है, समावेशी शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है विशिष्ट शिक्षा योजना। अब यह विकल्प क्यों सही हुआ है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक रूप निर्देश का मतलब होता है सभी को एक समान निर्देश देना। क्योंकि हमारी कक्षा समावेशी है तो उसमें बच्चे दृष्टिबाधित भी होंगे, श्रवण बाधित भी होंगे, साथ ही साथ अस्थिबाधित भी होंगे, और किसी को लिखने में भी समस्या होगी, कोई डिस्ग्राफिया से, तो कोई डिसलेक्सिया से, तो कोई डिस्फेजिया से जो है ग्रसित भी होगा। तो इसलिए हम एक ही निर्देश सभी बच्चों पर पालन नहीं करवा सकते हैं। तो विकल्प एक आपका गलत हो जाएगा। मानकीकृत का अर्थ होता है एक मानक तय कर
देना। और प्रत्येक बच्चा क्योंकि विविध है, विभिन्न है, इसलिए वह एक मानक के अनुसार परीक्षा पास नहीं कर सकता है, प्रयोग नहीं कर सकता है। विकल्प 3 है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। तो गला काट प्रतियोगिता को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। हमें सभी को साथ में रखते हुए ऐसे छोटे छोटे कार्यों का आयोजन करवाना है जिसमें प्रतियोगिता नहीं बल्कि अपने अपने सहभागिता पर जोर देना है। तो विकल्प 3 भी गलत होगा, तो अब आपका विकल्प 4 ही बचता है, यानी कि विशिष्ट शिक्षा योजना ही आपका बिल्कुल राइट विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विकल्प प्रश्न संख्या 16, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो अब आपको कुछ मिलान करने होंगे, जिसमें दिया गया है कि यहाँ पर आपके सामने दिए हुए कुछ जो आंसर हैं हिंदी में कट चुके हैं, इंग्लिश में आप देख पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। तो श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता सूचनाओं को समझ नहीं सकता है। तो श्रव्य यानी कि सुनने से जो कैसा हो, बाधित हो, वह आपका किस में जाएगा। और पठन अक्षमता यानी कि पढ़ने में जो दिक्कत हो रही हो वो किस में जाएगा, डिसलेक्सिया में। वहीं अगर आपका है सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय, ADHD, अति सक्रियता किस में आता है, ADHD में आता है। और अगला है आपका अवधान कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो अब आप अगर इसका मिलान करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वह अब हम इंग्लिश में मिलान करेंगे, क्योंकि हिंदी में आपके सही विकल्प दिख नहीं रहे हैं, आधा कटा हुआ आया है प्रिंट। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा आपका कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दृश्य दिया गया है पहले वाला, जबकि यहाँ पर क्या है, श्रव्य से संबंधित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर हम वहीं पे देखेंगे किसका, तो धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। तो ये पहले यहाँ पे दे दिया गया है डिसलेक्सिया, लैक रीडिंग। तो ये आपका बिल्कुल विकल्प सही मिलान दिया गया है। वहीं अगर हम क्रिएटिव लर्नर्स की बात करते हैं और फिर हाइपर स्लो इनकम्प्लीटिव वर्क की बात करते हैं, तो ये आपका मिलान नहीं करता है, क्योंकि ये आपका किससे आ जाता है, सृजनात्मक अधिगमकर्ता से, जो कि हाइपर यानी कि अति सक्रियता से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपका था अवधान कमी अधिगमकर्ता उच्च लंबे समय तक। तो ये भी आपका कैसा था, विकल्प गलत दिया गया था। तो विकल्प संख्या 2 ही आपकी पूरी तरीके से सही दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 17, और जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणति नहीं होता है। तो सार्थक अधिगम के रूप में किसे आप नहीं समझेंगे। तो विकल्प 1 है पहले से विद्यमान ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक कही गई है कि यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़कर ही हम बच्चे को पढ़ाते हैं। अगला है दोहराने एवं स्मरण को बढ़ावा देना। तो ऐसा ना तो NCF में कहा गया है, ना ही NCERT के अंतर्गत बताया गया है, ना ही आपकी जो नई शिक्षा नीति NEP है उसके अंतर्गत बताया गया है। हमें रटने, दोहराने, रटंत विद्या पर बिल्कुल भी जोर नहीं देना है। तो यही विकल्प आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। तो ये भी सही है। हम अधिगम को सार्थक बनाने के लिए संबंधित उदाहरण और गैर उदाहरण का भी प्रयोग करते हैं। एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, देन इसको हम कह सकते हैं एक शब्द में सृजनात्मकता या अपसारी चिंतन। तो ये भी आपका क्या होगा, सही विकल्प होगा। तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं था, विकल्प संख्या 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18, जिसमें कहा गया है कि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है, यानी कि नकारात्मक विकल्प आपसे पूछा गया है। पहला है विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये आपका कैसा है, सही है, यानी कि हमें अवसर प्रदान करना है, गतिविधि आधारित, इसमें बच्चे खुद ही सक्रिय होंगे। विकल्प 2 है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। तो ये भी विकल्प आपका कैसा होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्रिया करके वह बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। विकल्प संख्या 3 है शिक्षक प्रमुख उपकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार एवं अनुभवों को प्राप्त करने तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्रचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बताते हैं। यह विकल्प आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षक क्या करते हैं, जो विद्यार्थी के पास अपने विचार हैं, अपने अनुभव हैं, उन्हीं को दोबारा उसमें संशोधन करके उनके नए ज्ञान को जोड़ करके उनका क्या करते हैं, अधिगम का विस्तार करते हैं, और ऐसी ही शिक्षण के लिए योजनाएं बनाते हैं। अगला है आपका कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। तो ये विकल्प आपका पूरी तरीके से गलत दिया गया है, क्योंकि हमें NEP के अंतर्गत भी बताया जाता है, साथ ही साथ हमें NCF के अंतर्गत भी बताया जाता है। और हमारी जो शिक्षण प्रणाली है वो पूरी तरीके से जोर देती है कि हमें बच्चे के रिजल्ट पर नहीं बल्कि उसके
किस पर ध्यान देना है, उसके क्रिएशन पर ध्यान देना है। हमें उसके जो अंत में परिणाम आया है उससे ज़्यादा ध्यान देना है कि उसने परिणाम को लाने के लिए पीछे क्या क्या प्रक्रियाएं की हैं। तो हमें उसके रिजल्ट से ज़्यादा प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है, और यहाँ पर कहा गया है कि हमें प्रदर्शन पर नहीं बल्कि फीडबैक पर ध्यान देना है। तो यही विकल्प आपका कैसा था, गलत दिया गया था। प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं जिनको भरना है। तो आपके सामने प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को एक्स निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय एक्स के। तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो ये तो विकल्प आपका गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा। अब आप खुद ही अपना चूज कीजिएगा। अगला है आपके सामने, प्रदर्शन लक्ष्य पर निर्धारित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि अधिगम लक्ष्य को। नेक्स्ट है, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय अंक लाने के लिए लक्ष्य को। अगला है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अंक लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय असफलता से बचने के लिए। तो देखिए, बजाय असफलता से बचने के लिए, ये तो विकल्प आपका सही नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, विकल्प 1 आपका सही दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। प्रभावी अधिगम के अंतर्गत कौन कौन सी रणनीतियां आप सटीकता से फॉलो करेंगे। विकल्प 1 है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। विकल्प 2 है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। विकल्प 3 है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। विकल्प 4 है हम उम्र साथी को समझना। विकल्प 5 है स्वयं से प्रश्न करना। तो अगर आपको अपने अधिगम को प्रभावी बनाना है तो आप इनमें से दिए गए विकल्पों में से किस किस को चुनेंगे। पहला आपके सामने है 1, 2 और 3 को चुनेंगे। दूसरा है आपके सामने कि 2, 4 और 5 को सुनेंगे। तीसरा है पहला, दूसरा, तीसरा और 5 को सुनेंगे। और चौथा विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। आप किस रणनीति को चुनना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि प्रभावी अधिगम के लिए हमें समय सारणी भी निर्धारित करनी होगी, साथ ही साथ संगठनात्मक और अवधारणात्मक चार्ट और नक्शे भी बनाने होंगे, और गैर उदाहरणों और उदाहरणों पर भी चर्चा करनी होगी, सोचना होगा, और यदि हम उम्र साथी मिल जाए तो हमारा कार्य और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, और स्वयं से प्रश्न करने से हम स्व आंकलन भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर चारों ही आपके विकल्प क्या थे, सही दिए गए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जिसमें कहा गया इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले तो हमारी जो अभिप्रेरणा है वह बाह्य नहीं, कैसी होनी चाहिए, तो हमारी अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत पूछा गया है कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। तो किसी चीज़ को करने में यदि हमें स्वयं से आनंद आ रहा है, इस समय यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो यह आपकी स्वयं की अंदर की अभिप्रेरणा है, ना कि किसी के द्वारा बाहरी रूप से आरोपित की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। तो जब मैं गृह कार्य करती हूँ तब मैं सीखती हूँ, ऐसा मैं करती हूँ और मैं स्वयं से करती हूँ, इसके लिए मुझे कोई कह नहीं रहा है, मैं किसी बाहरी अवधारणा से प्रेरित नहीं हूँ। अगला है गृह कार्य करने से मैं आसान अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अगला है मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अंक मिलेंगे। बाहरी प्रलोभन, बाहरी लालच, बाहरी दबाव, बाहरी प्रेरणा, तो इसके द्वारा किया हुआ कार्य कहलाता है बाह्य अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या होगा, बाह्य अभिप्रेरणा से प्रेरित दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपना कार्य इसलिए नहीं कर रही कि मुझे आनंद आए, मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं उससे सीखूं, मैं इसलिए नहीं कर रही कि मैं उसे अच्छी तरह से समझ पाऊं, बल्कि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, जिसमें कहा गया एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। तो एक कक्षा कक्ष में सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमें संबंधित जो प्रकरण है उसके उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए। तो विकल्प संख्या 3 आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित रणनीतियों में से
कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? विकल्प 1 है अन्वेषण एवं परिचर्चा यानी कि खोज करना और उस पर चर्चा करना। विकल्प 2 है सूचनाओं का संचरण। विकल्प 3 है दंडात्मक साधनों का प्रयोग, दंड बिल्कुल नहीं देना है। नेक्स्ट है एक रूप एवं मानकीकरण, बिल्कुल नहीं, एक मानक तैयार करके एक ही सांचे में किसी को भी नहीं डालना है क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, विविध है, अलग है। सूचनाओं का संचरण, सूचनाओं के संचरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन से सिर्फ सूचनाएं इधर से उधर होंगी, ना कि बच्चा इसमें स्वयं सक्रिय होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 1, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अन्वेषण एवं परिचर्चा। इसमें बच्चे स्वयं एक्टिव होंगे, खुद से खोज करेंगे और स्वयं के विचारों को साझा करेंगे, जिससे वे उस कार्य में अपना खुद का अनुभव साझा कर सकेंगे। प्रश्न है बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत अवधारणाएं क्या होती हैं? विकल्प 1 भरना है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, तो जी नहीं। अधिगम में जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं, इवन कहते हैं कि गलतियां भी अधिगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, ना कि किसी भी बाधा के रूप में हम उसे देखें। तो यहाँ पर विकल्प 2 आपका गलत दिया गया था। तीसरा है अधिगम प्रक्रिया की अनदेखी करनी चाहिए, जी नहीं, हमें गलतियों को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चौथा है सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती हैं, ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि जो जीन पियाजे हैं वे कहते हैं कि बच्चों का जो सोचने का स्तर है वो बड़ों की तुलना में गुणात्मक होता है, यानी कि वो बड़ों से भी कई ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं यदि उन्हें उस प्रकार का माहौल और चीज़ें हैं प्रदान की जाएँ, तो वह बड़ों से भी कई ज़्यादा गुणात्मक रूप से सीख सकते हैं। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि उनकी जो सोच है वो बड़ों से भिन्न या कम होती है। तो यहाँ पर विकल्प 1 आपका बिल्कुल ठीक होगा कि जो गलतियाँ हैं अधिगम के अंतर्गत वह भी क्या है, सीखने का ही एक हिस्सा है और बल्कि महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जिसमें कहा गया संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? विकल्प 1 है लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। अगला है कोरी पटिया या खाली स्लेट, जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप में आकार दिया जाता है। अगला है एक निष्क्रिय प्राणी, जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है या ढाला जा सकता है। चौथा एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 4, यानी कि संरचनात्मक रूप से यदि बच्चे को देखें तो वह एक वैज्ञानिक या अन्वेषक के रूप में होता है, जो कि समस्या समाधान करता है। और जीन पियाजे कहते भी हैं कि बच्चा एक क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है जो स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो विकल्प 1 है मूक दर्शक होना तथा बच्चे को जो चाहे करते रहने देना, बिल्कुल गलत है। दूसरा है कक्षा छोड़ देना, बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, ये भी गलत है। सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं, यानी कि और बच्चे क्या पढ़ने नहीं आए हैं, वो भी तो पढ़ने आए हैं, वो भी तो सीखने आए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या 3। हमें सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय शिक्षक के रूप में सहयोगात्मक भूमिका निभानी है, साथ ही साथ हमें उनके प्रत्येक समूह की निगरानी करनी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? यानी कि विकास और सीखना दोनों के संबंध को कौन अच्छी तरीके से बता रहा है? विकल्प 1 है विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, तो गलत है क्योंकि विकास और अधिगम एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे अधिगम हमारा बढ़ता चला जाता है। अगला है अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है, ये भी गलत है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। और अगला है विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और आत्मनिर्भर होते हैं, तो विकल्प 4 आपका सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा विकल्प, तीसरा गलत है, बल्कि विकल्प 4 आपका अधिगम और विकास के बीच के संबंध को बेहतर तरीके से दर्शा रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 28, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं यानी कि अनुभव से ही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जीन पियाजे की शब्दावली आपको दी गई है कि आप विशिष्ट मनोवैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं उनको जीन पियाजे की भाषा में क्या कहेंगे? विकल्प 1 है मानसिक उपकरण, विकल्प 2 है स्कीमा, विकल्प 3 है प्रतिमान, विकल्प 4 है मानसिक मैप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 2, यानी कि इसे कहा जाएगा प्रतिमान। इसे क्या कहेंगे? प्रतिमान कहेंगे। विकल्प संख्या 3 आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। प्रश्न में कहा गया है कि एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। तो
एक सुझाव के द्वारा उसे उस बिंदु से जहाँ पर वह खड़ी है उससे भी कहीं आगे ले जाया जा सकता है। तो ऐसा आप किसके अंतर्गत देखेंगे? कौन-सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो विकल्प 1 है समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ज़ेडपीडी यानी कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि लेव वाइगोस्की की थ्योरी है। नेक्स्ट है साम्यधारण, नेक्स्ट है संरक्षण और उसके बाद है बुद्धि। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या 1 यानी कि समीपस्थ निकटस्थ विकास का क्षेत्र ज़ेडपीडी ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक ऐसी समस्या जिस पर बच्चा खड़ा है और जिसे वह हल भी कर सकता है, उससे उस गैप को भरना, उसकी सहायता करना जहाँ से वह आगे की भी सहायता को आसानी से हल कर सके, यानी कि खाली जो गैप है उसको भरना ही ज़ेडपीडी कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 जो कि लेव वाइगोस्की से फिर से रिलेटेड है कि इनके अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो पुरस्कार एवं दंड के अनुसार, विकल्प 2 है सामाजिक पारस्परिक क्रिया के अनुसार, विकल्प 3 है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के द्वारा और विकल्प 4 है अनुकूलन एवं संगठन के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके लेव वाइगोस्की का नाम जहाँ कहीं भी दिखता है तो आप जोड़ देंगे सामाजिक संबंध से। तो विकल्प संख्या 2 बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे जो 30 क्वेश्चंस हैं वे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकती। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।